Hello students, welcome to the YouTube channel फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 36 एंड 37 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स +2 लेवल के एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम 36 चैप्टर 32 बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इन द सर्किट्स शोन इन फिगर 32E12। इस प्रॉब्लम में फिगर 32E12 में 2 सर्किट्स दिए गए हैं, गिवन है। फिगर 32E12 ए का सर्किट एंड फिगर 32E12 बी का सर्किट। बोथ सर्किट्स आइडेंटिकल है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं कह सकते हैं। केवल उनमें कनेक्ट किए गए बैटरीज एंड रेजिस्टेंसेस का मोड, तरीका अलग है। अरेंजमेंट का जो मोड है वह अलग है। इसलिए बोथ सर्किट्स में पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो चूंकि दोनों सर्किट आइडेंटिकल हैं, इसलिए बोथ सर्किट्स में पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा, जिसे हम लोग ऑब्टेन भी करेंगे। इस प्रॉब्लम में दिए गए बोथ सर्किट्स, दोनों सर्किट्स में ए एंड बी के बीच, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ रूल और करंट लॉ दैट इज KCL, और किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल, और किरचॉफ वोल्टेज रूल दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल और मेश रूल के अलावा टू सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, here external resistance is capital R3 instead of capital R, तो उसमें टू डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाले और सेंड किए जाने वाले करंट का फार्मूला का डायरेक्ट यूज कर ट्रिक फार्मूला द्वारा भी इस प्रॉब्लम को, मतलब इस प्रॉब्लम के बोथ सर्किट्स में 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले ट्रिक फार्मूला द्वारा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, उसमें दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 में सेट किए जाने वाले करंट का फार्मूला I = E1R2 + E2R1 अपॉन R1 + R2 अपॉन R3 + R1R2 अपॉन R1 + R2। बोथ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, जो सेल्स जिनके EMFs E1 एंड E2 हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, तो इन बोथ रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 को हम उस सिचुएशन में इंटरनल, बोथ सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में हम ट्रीट करेंगे। एंड जब करंट मालूम हो जाएगा R3 रेजिस्टेंस से, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं किरचॉफ्स सेकेंड रूल के हेल्प से, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस EMF, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला V = E - IR का यूज कर करंट का वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले हम उस ट्रिक फार्मूला के हेल्प से हम बोथ सर्किट्स में प्रॉब्लम 36 का पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। उसके बाद किरचॉफ्स सेकेंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और मेश रूल का यूज कर भी हम बोथ पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। इसके अलावा किरचॉफ्स जंक्शन रूल के हेल्प से भी बोथ पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया जा सकता है।
तो हम यहाँ पर E1 सेल से करंट हम I1 लें। सपोज किया जाए करंट सेल E1 सेल जिसका ईएमएफ E1 है, जो इस सर्किट के फिगर 32E12A का सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो सेल E1 जो अपर सेल है, जिसके बगल में रेजिस्टेंस कैपिटल R1 कनेक्टेड है, तो इससे इस सेल के द्वारा करंट I1 भेजा गया इस सर्किट में आगे एंड पॉइंट A तक पहुंचेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस R3 से होकर करंट I1 एंड फिर जो इस सर्किट के बॉटम पार्ट में जो सेल है, सेकंड सेल है, जिसका ईएमएफ E2 है, बगल में रेजिस्टेंस कैपिटल R2 कनेक्टेड है सेल से, तो इसके द्वारा करंट I2 हम सपोज कर लें यह सेल जो सेकंड सेल है नीचे लोअर सेल, वह I2 करंट देता है और यह करंट भी इस वायर से होकर, कनेक्टिंग वायर से होकर जंक्शन A की तरफ ऊपर की ओर जाएगा और A पर फिर यह करंट भी R3 रजिस्टर में फ्लो करेगा, दोनों कंबाइनली I1 एंड I2। सेल E1 से I1 करंट एंड सेल E2 से I2 करंट, बोथ करंट मिल करके I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2 को हम करंट I सपोज कर सकते हैं। I1 प्लस I2 B तक जाएगा, I1 प्लस I2 दैट इज करंट I, और फिर यहाँ पर अपर पार्ट में करंट I1 रेजिस्टेंस R1 से होकर फ्लो करेगा एंड R2 से होकर के फिर करंट कितना है I2, बोथ करंट्स अलग अलग हो जाएंगे और I2 करंट अब रेजिस्टेंस R2 से होकर के फ्लो करेगा। इस प्रकार करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिगर 32E12A में इस सर्किट में करंट इस सर्किट के डिफरेंट पार्ट्स में करंट का इलेक्ट्रिक करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन को हमने शो किया। इसी ढंग से फिगर 32E12B भी आइडेंटिकल सर्किट है, दोनों सेम सर्किट है, केवल इसका जो अरेंजमेंट है सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस का वह थोड़ा अलग है। R1 यहाँ पर रेजिस्टेंस बीच, यहाँ पर मिडिल आर्म में जो रेजिस्टेंस है वहाँ कितना है R3 है, यहाँ पर भी R3 था A एंड B के बीच में, यहाँ भी A एंड B के बीच में R3 है। यहाँ सेल E1 से रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, यहाँ भी सेल E1 से रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये इसके लोअर आर्म में, लेफ्ट साइड के लोअर आर्म में कनेक्टेड है, लेकिन जो करंट सेल E1 से जो करंट आएगा वह R1 से ही होकर के पास करेगा एंड सेल E2 से कनेक्टेड रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है। तो यहाँ फिगर 32E12A में E1 के जस्ट बगल में है ये कनेक्टेड, और यहाँ पर जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है का जो कंस्ट्रक्शन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वैसा अरेंजमेंट इसमें दिया है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। तो केवल जोड़ने का तरीका अलग है रेजिस्टेंसेस का एंड सेल्स का, बाकी सब इसलिए बोथ सर्किट्स क्या है सेम है। तो यहाँ पर भी सेल E1 से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फिगर 32E12B में भी शो कर दिया जाए, क्योंकि बोथ सर्किट्स में A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम आएगा। तो E1 सेल से करंट है कितना I1, यही करंट चला जाएगा रेजिस्टेंस R1 में, जो कि इसके नीचे वाले आर्म में, इस सर्किट के लेफ्ट पार्ट के नीचे लोअर आर्म में कनेक्टेड है, इसमें भी करंट I1। A पॉइंट जो लोअर पॉइंट है वहाँ भी करंट I1 पहुंचेगा, और तब तक सेल E2 से भी, जो कि राइट आर्म में लगा हुआ है, मतलब इस सर्किट के राइट आर्म में, राइट आर्म के मतलब राइट पार्ट, सर्किट के राइट पार्ट के लोअर आर्म में लगा है सेल E2, वह करंट I2 देगा सपोज किया जाए, और यह करंट I1 सेल E1 से करंट I1 A पॉइंट तक पहुंचा नीचे एंड सेल E2 से भी करंट A पॉइंट तक पहुंचा, दोनों मिल करके I1 प्लस I2 दैट इज I। I1 प्लस I2 बोथ करंट को हम I सपोज कर सकते हैं। B पॉइंट तक बोथ करंट जाएगा I1 प्लस I2 दैट इज I, एंड फिर सेल E1 में करंट I1 सेपरेट हो जाएगा, फिर वापस एंड सेल E2 और रेजिस्टेंस R2 में करंट I2 फिर डिवाइड हो जाएगा। A पॉइंट पर कंबाइंड हुआ था, B पॉइंट पर बोथ करंट सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिगर 32E12A एंड फिगर 32E12B में हमने बोथ सर्किट्स में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे हमने इंडिकेट किया, रिप्रेजेंट किया। अब हम ट्रिक फार्मूला से, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स कंबाइंडली जितना करंट, यहाँ सेल E1 E1 का जो सेल है फर्स्ट अपर सेल करंट I1 दे रहा है, एंड इस सेल E1 से, इस सेल जो फर्स्ट E1 वाले सेल से रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है कैपिटल R1, एंड E2 वाले से रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है। इन बोथ रेजिस्टेंसेस R1 R2 को हम बोथ सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट कर लें तो हम ट्रिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। बोथ सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि I1 I2 करंट सप्लाई करता है, एंड बोथ सेल से सप्लाई होने वाला, प्रोड्यूस होने वाले करंट I1 और I2 A पॉइंट पर एक साथ मिल करके I1 प्लस I2 दैट इज टोटल करंट के रूप में AB आर्म में
इस सर्किट के ADR जो मिडिल पार्ट है, मिडिल सेक्शन है, मिडिल पार्ट है, उसमें रेजिस्टेंस R3 है, उससे होकर जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट अगर किया जाए तो R1 R2 को इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में बोथ सेल्स का एंड R3 को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 से जो करंट होगा पास करेगा बोथ सेल्स के द्वारा कंबाइनली I1 प्लस I2 करंट आई। तो उसके लिए फॉर्मूला है I इक्वल टू करंट के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है करंट टोटल करंट थ्रो द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3, करंट थ्रो R3 is I equals to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 upon R3 जिस रेजिस्टेंस से होकर करंट I माने I1 प्लस I2 मिलकर के I फ्लो करता है बोथ सेल्स के द्वारा, बोथ सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा जो करंट I1 प्लस I2 I फ्लो करता है उसका वैल्यू के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला R3 अपॉन डिवाइडेड बाई R3 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यह डायरेक्ट फॉर्मूला हम ऑब्टेन कर सकते हैं आइदर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का यूज कर और टू सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू E माइनस बी अपॉन स्मॉल r1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं करंट I का वैल्यू। अब हमें मालूम करना है बोथ पॉइंट्स A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोथ सर्किट्स में, और दोनों सर्किट्स आइडेंटिकल है तो सेम वैल्यू होगा, तो देयरफॉर I का वैल्यू इतना हो गया। थोड़ा और सिंपल एक स्टेप इसको आगे बढ़ाएं फर्दर, और I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई, अब नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया जाए, R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है तो एलसीएम हो जाएगा R1 प्लस R2, जिससे कि R1 प्लस R2 एंड R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा RHS में, तो R1 प्लस R2 एलसीएम हो जाएगा और R1 प्लस R2 अब R3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R3 अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2, अगर ब्रैकेट हम तोड़ दें, ब्रैकेट हटा दें तो R3 R1 R3 या प्लस R2 R3, तो डायरेक्टली हम लिखें R1 R3 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2, वह टर्म भी है R1 इंटू R2, जिससे कि R1 प्लस एलसीएम लेने से क्या हुआ R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो टर्म आया वह कितना बचा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 को पहले लिख लें, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। यहां पर हमने कैपिटल R1 और कैपिटल R2 को बोथ सेल्स मतलब EMF E1 एंड E2 वाले सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में हमने ट्रीट किया है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स के द्वारा कंबाइनली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 में जो करंट सेंड किया जाता है, तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R3 है जो इस सर्किट के बोथ सर्किट्स में मिड आर्म में लगा हुआ है, तो यह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट होगा R3, तो उसमें जो करंट सेंड किया जाता है I उसका यह वैल्यू हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने करंट का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R3 से करंट का जो वैल्यू होगा जो कि बोथ सेल्स के द्वारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 द्वारा जो करंट भेजा जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I, उसका वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, लेकिन यह करंट का वैल्यू है रेजिस्टेंस R3 से होकर। हमें मालूम करना है बोथ पॉइंट्स A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R, तो करंट हमने I1 प्लस I2 इक्वल टू I मालूम कर दिया, एंड जिस रेजिस्टेंस से होकर करंट I फ्लो करता है वह रेजिस्टेंस कौन है R3 रेजिस्टेंस है, तो R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस बोथ पॉइंट्स A एंड B है, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा R3 जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच दोनों
R3 के लेफ्ट साइड में पॉइंट ए है, राइट साइड में पॉइंट बी है, तो बोथ साइड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उन फ्लो से? VAB इक्वल टू I इंटू R3 करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो अब ओम्स लॉ का यूज कर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा ए एंड बी पॉइंट्स के बीच, जो कि हमारा आंसर होगा, मतलब पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वह बोथ सर्किट्स के लिए होगा। इस सर्किट में भी वही बात हुई, यहाँ पर भी सेल E1 द्वारा करंट I1 एंड सेल E2 द्वारा करंट, सेल E2 मींस E2 ईएमएफ वाले सेल से I2 है, दोनों करंट्स I1 एंड I2 जो लोअर पॉइंट ए है, मतलब जंक्शन ए, वहां पर बीट करते हैं, एंड बोथ करंट्स I1 प्लस I2 इक्वल टू I के रूप में R3 रेजिस्टेंस से होकर के फ्लो करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस फिगर 32E12B में भी R3 रेजिस्टेंस से होकर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, I इंटू R3, जो कि करंट का वैल्यू जो हमने ऑब्टेन किया है E1 R2 I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, यह सेम होगा बोथ सर्किट्स के लिए, क्योंकि बोथ सर्किट्स क्या है? आइडेंटिकल है। सो यूजिंग Ohm's law, potential difference, therefore potential difference, that is P dot D dot across between points A and B, that is across resistance R3, A and B across resistance capital R3 is VAB, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल कैपिटल B, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में मालूम करना है। बोथ सर्किट्स के लिए यह वैल्यू होगा, क्योंकि बोथ सर्किट्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, सदृश हैं, इसलिए VAB इक्वल टू करंट I मालूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कौन सा है? R3 है, जिसमें करंट भेजा जा रहा है बोथ सेल्स के द्वारा, कंबाइनली पैरेलल, बोथ सेल्स के पैरेलल कनेक्शन के द्वारा। तो I का वैल्यू कितना है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। इस वैल्यू को लिख लिया जाए, नीचे लिखा जाए इक्वल्स टू VAB इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R3। R3 का वैल्यू कितना हो गया? अब यहाँ पर मिट गया, फिर भी याद है वैल्यू, I का वैल्यू, सॉरी R3 तो है ही, R3 तो यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, और I का जो वैल्यू था हमने लिखा था जो मिट गया, कितना? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 या I का वैल्यू था नीचे जो मिट चुका है, थोड़ा सा पार्ट इसका बचा है, इसे भी मैं हटा देता हूं। तो E1 R2 प्लस I का वैल्यू, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R3। अब इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर में I का जो वैल्यू हमने लिखा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 ब्रैकेट में कर दिया, अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R3 है, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस बोथ पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में VAB मालूम हुआ यूजिंग ओम्स लॉ। तो अब R3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर में, बोथ टर्म्स में ब्रैकेट हटाकर, तो E1 R2 R3 क्या होगा? E1 इक्वल टू कैपिटल E1 R2 कैपिटल E1 का जो नोटेशन दिया गया है बुक में, उस नोटेशन का हम यूज करते हैं। तो E1 R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 प्लस E2 R1 मल्टीप्लाइड बाई R3, E2 R1 R3 से बोथ टर्म्स में, ब्रैकेट के अंदर बोथ टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ब्रैकेट हटाकर, डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। यह पोटेंशियल डिफरेंस हुआ पॉइंट्स ए एंड बी के, 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में बोथ सर्किट्स में, क्योंकि बोथ सर्किट्स क्या है? सेम है, लेकिन बुक में जो आंसर है इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो आंसर भी ऑब्टेन हो सकता है। तो उसके लिए जो हमने ऑब्टेन किया E1 R2 R3 प्लस E2 R1 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स। अब इस इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में R1 R2 R3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो बुक का आंसर है वह भी आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लिया जाए, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by R1 R2 R3 product of R1 R2 R3 in RHS of, मतलब in RHS of this equation, equation 1 से equation 1। तो अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में R1 R2 R3 से, तो राइट डाउन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of RHS
इन इक्वेशन 1 बाय R1 कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3 we get VAB potential difference between 2 points A and B. VAB equals to E1 R2 R3 में R1 R2 R3 से डिवाइड करेंगे तो R2 R3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना E1 अपॉन R1। तो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में E1 अपॉन R1 प्लस, अब सेकेंड टर्म में E2 R1 R3 है, हमें डिवाइड करना है R1 R2 R3 से, प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 एंड R3 से। तो यहाँ R1 R3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में, जब R1 R2 R3 से डिवाइड करेंगे बचेगा कितना R2, डिनोमिनेटर में R2 बचेगा, तो E2 अपॉन कैपिटल R2 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, R1 R2 फर्स्ट टर्म है, सेकंड है R1 R3, थर्ड है R2 R3, इसमें भी इस टर्म में R1 R2 R3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे R1 R2 R3 से, तो R1 R2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई R3 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी, सेकंड टर्म में क्या है R1 R3 है, इसमें भी डिवाइड करना है R1 R2 R3 से, तो R1 R3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई R2 प्लस थर्ड टर्म में R2 R3 है, उसमें भी डिवाइड करना है R1 R2 R3 से, तो R2 R3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई R1। यही आंसर है, मैंने 1 बाई R1 पहले है, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 बाई R1 पहले है, उसके बाद 1 बाई R2 है, 1 बाई R3 है, उस रूप में भी हम इसको लिख देते हैं, लेकिन यही फाइनल आंसर है जो बुक का भी आंसर है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, VAB इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R3 हमारा जो आया है 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, तो 1 बाई R1 तीनों प्लस में है, तो 1 बाई R1 को पहले लिख देते हैं, 1 बाई R1 प्लस नेक्स्ट में 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही बुक का आंसर है जो फाइनल आंसर भी है, हमें भी ऑब्टेन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B across the resistor of resistance capital R3 in both circuits are similar, so both circuits में both points A and B के बीच R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेम वैल्यू होगा, VAB इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस प्रकार हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स के द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सेंड किए जाने वाले करंट के लिए एक्सप्रेशन का यूज कर डायरेक्ट्रिक फार्मूला द्वारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को किरचॉफ्स वोल्टेज रूल दैट इज केवीएल और मेश रूल और किरचॉफ्स जंक्शन रूल द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज रूल द्वारा भी बोथ सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो कि सेम वैल्यू होगा उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सर्किट पहले फिगर 32E1 32 फिगर 32E12 ए में जो फर्स्ट सर्किट है, वन सर्किट का मतलब सर्किट ए 32E12 ए में करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ही दिया है, बी में भी किया है। अब इसका मैंने यूज कर मतलब इसमें अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्ट से इस सर्किट के मतलब सर्किट मैंने इस प्रॉब्लम के सर्किट से बोथ सर्किट से सर्किट ए एंड सर्किट बी से, और फिगर ए का जो सर्किट है और फिगर बी का जो सर्किट है 32E12 का, तो उसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करें बोथ मेश में या बोथ क्लोज लूप्स में। एक का ऊपर का लूप है जिसका में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, पाथ वैसा ही चूज कर लें, एंड नीचे वाला पाथ भी उसी ढंग से हम चूज कर लें एकदम से। जिस प्रकार हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसी के लॉन्ग पाथ को, तो यूजिंग ये अल्टरनेट मेथड है यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमने कर दिया, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। बहुत सर्किट में सेम ट्रीटमेंट है, सेम आंसर होगा। पहले फिगर 32E12 ए में पहले जो अपर ब्रांच है इसका अपर जो क्लोज लूप है उसमें यूज करें, तो इस लूप का नाम 1 दे दिया जाए, अपर ब्रांच का 1 और इसे नीचे वाले को 2। यहाँ पर भी जो दूसरा सर्किट है उसमें भी लेफ्ट पार्ट का जो
लूप है उसका नाम 1 एंड सेकेंड पार्ट का लूप का नाम 2 को हमने इंसर्टेड कर दिया वहां पर भी। इन द क्लोज लूप यूजिंग केवीएल इन द क्लोज्ड लूप 1 वी हैव, जो हमने पाथ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के लॉन्ग पाथ को लिया है जिसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो वैसे ही अगर चलते हैं, वैसे ही अगर हम उसी पाथ को फॉलो करते हैं, यहाँ सेल जो फर्स्ट सेल है अपर सेल EMF E1 है, उसमें करंट कैसे जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वोल्टेज गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, इनिशियल पोटेंशियल लो है और उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल में करंट फ्लो इंटर कर रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल लो है, फाइनल पोटेंशियल हाई है, वोल्टेज गेन है, तो EMF भी होगा, क्या होगा, निगेटिव ट्रीट किया जाएगा, मैंने उसे सपोज करेंगे निगेटिव है। तो -E1 सेल का जो EMF है नेगेटिव -E1। अब यहाँ पर ए पॉइंट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, बी पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल पर है एंड करंट फ्लो करता है, हम जानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा। तो पोटेंशियल जो कहने का मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माने I1 प्लस I2 जो करंट है, सेल E1 का करंट I1 और सेल E2 से नीचे से जो करंट आया है I2, दोनों मिलकर के इस रजिस्टर R3 से होकर के पास करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट जब फ्लो करता है तो डेट पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इनिशियल पोटेंशियल जो है प्लस है और बाद का बी पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल पर है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस in different branches in different registers of a closed loop is equal to 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा R3 रेजिस्टर के क्रॉस कितना, I1 प्लस I2 इंटू R3। इसे I1 प्लस I2 को हम I ट्रीट कर सकते हैं, तो -E1 प्लस I1 प्लस I2, बाद में हम I ट्रीट कर देंगे जंक्शन रूल का यूज करके। तो I1 प्लस I2 को हम I ट्रीट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई R3, ये पॉजिटिव ही रहा पोटेंशियल ड्रॉप के कारण ए से बी की ओर जाने पर। अब हम फिर बी से वापस आ रहे हैं, किधर, बी से किधर आ रहे हैं, R1 की ओर आ रहे हैं, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्योंकि यहाँ पर R1 का जो लेफ्ट साइड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट कितना है, I1 है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर भी है, तो I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R1 इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का कितना होता है, क्लोज सर्किट का 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं और E1 को साइड चेंज कर दें, तो E1 इक्वल टू -E1 है, तो साइड चेंज करेंगे तो E1 इक्वल टू I1 प्लस I2 को I सपोज करना है, I R3 प्लस I1 R1, ठीक है। I1 मतलब I1 प्लस I2 के लिए हमने I ट्रीट किया है, हमें मालूम करना है I1 और I2 का वैल्यू भी मालूम करना है। तो इसे इक्वेशन इस जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है उसमें इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लिया जाए। अब किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज सेकंड रूप में किया जाए, जिसे हमने 2 इंसर्टेड करके लिखा है इन द यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द क्लोज्ड लूप 2, इन द क्लोज्ड लूप 2 में हमें यूज करना है किरचॉफ वोल्टेज रूल का। इसमें भी हम वैसे ही चलते हैं जैसा हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, सेल E2 से होकर स्टार्ट किया है करंट को, तो उसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर भी सेल जो सेल लोअर पार्ट में जो सेल है, माने क्लोज लूप 2 में मेश 2 में जो सेल है जिसका EMF V2 है, उसमें भी हम कैसे, करंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, माने लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल गेन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल जो पोटेंशियल है निगेटिव टर्मिनल का वो तो लो है एंड पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, तो लो माइनस हाई जो डिफरेंस आएगा वह क्या होगा, डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर सेल E2 का जो EMF होगा निगेटिव, तो -E2 प्लस इसलिए कि हम यहाँ ए पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, करंट का फ्लो किधर होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अब करंट का फ्लो पाथ भी इसी के लॉन्ग है, करंट भी उसी के लॉन्ग फ्लो कर रहा है। तो R3 के लॉन्ग, R3 का जो लेफ्ट एंड है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, राइट एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल ड्रॉप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बोथ एंड्स का, मतलब ए वाला एंड का, मतलब R3 के जो लेफ्ट साइड वाला एंड है एंड R3 के राइट साइड वाला, तो वह डिफरेंस जो होगा, जो पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा बोथ पॉइंट्स का, मतलब बोथ साइड्स का, वह क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हाई में से लो को घटाएंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस ही आएगा। तो प्लस यूज करेंगे हम करंट इंटू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, तो I1 प्लस I2 को हम I सपोज कर लें, तो R3 इंटू R3 एंड
फिर क्या होगा, अब करंट का जो पाथ है, फ्लो का जो डायरेक्शन है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ये जो पोटेंशियल होगा R3 के राइट साइड में जो पॉइंट है वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, और इधर तो बैटरी निगेटिव है तो निगेटिव पोटेंशियल पर होगा करेगा। फिर करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव लोअर पार्ट में भी, लोअर पार्ट में मतलब क्लोज लूप 2 के जो लोअर पार्ट है उसमें रेजिस्टेंस R2 लगा है, तो उसमें भी करंट क्या होगा, फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनिशियल पोटेंशियल पॉजिटिव है और जो फाइनल पोजीशन निगेटिव है, तो जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा, हाई ही होगा, माने पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है R2 से होकर करंट I2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, एंड सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। RHS क्या हो गया 0। और सेकंड स्टेप में अब E2 को भी हम यहाँ पर माइनस E2 है, साइड चेंज कर दें तो प्लस E2 हो जाएगा दूसरे साइड में जाकर, और I2 के जगह हम I माइनस I1 ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि I1 प्लस I2 को हमने I सपोज किया है, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I माइनस I1। तो ऐसा करेंगे तो हमें, और दोनों इक्वेशंस जो आएंगे दोनों मतलब लूप्स में, लूप 1 एंड लूप 2 में किरचॉफ्स वोल्टेज रूल हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो बोथ इक्वेशंस, वन तो आ चुका है इक्वेशन फर्स्ट लूप के लिए, सेकंड लूप के लिए भी इस स्टेप में आ ही जाएगा। जो स्टेप हम लिख रहे हैं I2 को साइड चेंज करेंगे तो I I2 इक्वल टू E2 को RHS मिलेगा, तो E2 इक्वल टू I प्लस I2 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2 से इट इज इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा काम और इसमें करना है, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर दें R2 से, E1 R2, एंड सेकंड में E2 R1 से कर दें, उसके बाद ऐड करें। तो यहाँ पर अगर 1 में हम R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ऊपर में लिखता हूं मैं बोर्ड के अपर पार्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स में, किससे, E1 R2 से। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स E1 R2 प्लस I R3 इंटू R2 से करना है, तो I इक्वल टू, एलएचएस में तो E1 था तो E1 इंटू R2 हो गया, एंड RHS में भी R2 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो I R3 है तो R2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I फर्स्ट टर्म हो जाएगा RHS का इक्वेशन 1 का I R2 R3, एंड सेकेंड टर्म में भी हमको I2 से मल्टीप्लाई करना है, तो I1 R1 R3 सॉरी R1 R2 से करना है, तो I1 R1 तो है ही, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स में इक्वेशन 1 में, और E1 R2 इक्वल टू I R2 R3 प्लस I1 R1 तो है ही, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया इक्वेशन हमारा E1 R2 इक्वल टू I R2 R3 प्लस I1 R2 R3। इसे हम इक्वेशन 1 से हमने ऑब्टेन किया है, तो इसे हम मान ले सपोज कर लें 1A, इक्वेशन 1A सपोज कर लें, एंड अब सेकेंड इक्वेशन 2 जो कि ऑब्टेन हुआ है सेकेंड लूप क्लोज लूप में, जो लोअर क्लोज लूप है नीचे वाला इस सर्किट का, डिफरेंस सर्किट का, फिगर 32E12A की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस सर्किट में, उस क्लोज लूप में, जो उस क्लोज लूप में मतलब सेकेंड लूप नंबर 2 में किरचॉफ वोल्टेज रूल और मेश रूल का यूज कर सेल का जो सेकेंड सेल नीचे है लोअर ब्रांच में, तो उसका ये मैं P2 इक्वल टू I R3 प्लस अंडर ब्रैकेट I माइनस I1 इंटू R2 ये आया है। तो इस इक्वेशन में अब R मैंने बोथ साइड्स में, इक्वेशन 2 के बोथ साइड्स में किसे मल्टीप्लाई कर दिया है, R1 से, 1 में हमने किया था बोथ साइड्स में R2 से, उसके लिए 1A आ गया इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 में कर दें किससे, R1 से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई R1 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा E2 R1 से मल्टीप्लाई करना है, E2 R1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म I R3 है तो I R1 इंटू R3 हो जाएगा, R1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, I R1 से मल्टीप्लाई करना है, I R1 R2 ब्रैकेट हटा देता हूँ, I माइनस I1 इंटू R2 है तो I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R2 इंटू R1 होगा, तो ब्रैकेट हटा देता हूँ सेकेंड टर्म में, तो R2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद इसमें ब्रैकेट हटाने पर I R2 इंटू R1, कैपिटल I R1 इंटू R2 माइनस, सेकेंड टर्म माइनस है, माइनस I1 R2 इंटू R1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस I1 R1 इंटू R2। इक्वेशन हो गया कौन, 2 से ऑब्टेन हुआ तो इसको 2A मान लिया जाए, इक्वेशन 2 है। अब दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो हमें I1 और I2 का वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम अब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1
तो यहाँ पर हमको I1 और I2 का वैल्यू ऑब्टेन होने से क्या हो गया, I1 प्लस I2 मैंने I का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। और जब I का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा तो R3 रजिस्टर के क्रॉस मतलब पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा, जिसे हमने अभी जो फर्स्ट मेथड यूज करके किया था, ट्रिक फार्मूला का यूज कर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स का यूज करके जो किया, फार्मूला का यूज करके किया, तो ही रिजल्ट इसमें भी आएगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 R1 R2 1A में है और नीचे में भी 2A में भी माइनस I1 R1 R2 प्लस I1 R1 R2 और माइनस I1 R2 कैंसिल हो गया, तो हमारा काम आसान हो गया, हमको तो I मालूम करना ही था, आराम से हो जाएगा। अब RHS वाला जो बचे टर्म्स हैं मतलब बोथ इक्वेशंस में उसको ऐड कर दिया जाए, तो फर्स्ट टर्म में क्या है IR2 R3, सेकंड टर्म में IR1 R3, थर्ड टर्म में IR1 R2, तो इसी ढंग से लिख लिया जाए, I कॉमन हो जाएगा। ऐड करने पर बोल तीनों ऑल थ्री टर्म्स में मतलब इक्वेशन 1A एंड इक्वेशन 2A के में जो एक टर्म है I1 प्लस I1 R1 R2 और माइनस I1 R2 तो कैंसिल हो चुका है, तो जो टर्म्स बचे हैं IR2 R3 प्लस IR1 R3 प्लस IR1 R2, तो इसमें I कॉमन हो जाएगा, तो IR2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, therefore I means I1 plus I2, I means current through the middle resistance R3, मिडिल रेजिस्टेंस R3 जो पॉइंट ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है उससे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 ही करंट I है, I1 प्लस I2 की जगह हमने I यूज किया था, देयरफॉर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 मिल गया, I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 ऑलरेडी लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए, R1 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, या पहले R1 R2 भी लिख सकते थे, उसके बाद R1 R3 प्लस R1 R2 R3, सभी पॉजिटिव टर्म्स है तो कोई मैटर नहीं है इसमें, किसी टर्म को पहले लिखा जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डिफिकल्टी। सो R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 एंड से इट इज इक्वेशन नंबर 3। करंट मालूम हो गया, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3, ये क्या है करंट थ्रू R3, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस पॉइंट्स कौन है, R3 के क्रॉस कौन से टू पॉइंट्स हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो ओम्स लॉ का यूज कर हम मालूम कर लेंगे, जैसा कि फर्स्ट मेथड में हमने किया भी था, करंट थ्रू R3 निकल गया। अब ऊपर वाले टर्म को मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ, जो अब फाइनल आंसर आ जाएगा ए एंड पी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग ओम्स लॉ, देयरफॉर PD between points A, small a and the small b is using Ohm's law VAP, potential difference between 2 points A and B, फिगर 32 E12A में, हालांकि 12B में भी सेम आंसर आएगा, लेकिन उसका भी मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने रिप्रेजेंट किया है डायग्राम में, उसके हेल्प से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से उसमें भी करंट उसमें भी इतना वैल्यू ऑब्टेन किया जा सकता है, उसे मैं करूंगा इसको करने के बाद। तो VAB इक्वल टू क्या होगा I इंटू R3, I आ ही चुका है इंटू R3, फिर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना होगा R1 R2 R3 से, जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड में किया था, यूज करने के समय I का वैल्यू कितना होगा E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई बाई R3, तो हम R3 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं न्यूमरेटर को भी, तो एक स्टेप जंप करता हूँ, तो E1 R2 इंटू R3 है, E1 R2 R3 प्लस E2 R1 इंटू R3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो I का वैल्यू है उसमें R3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर वाले में वैल्यू में, न्यूमरेटर में रहा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी मालूम हो गया, लेकिन बुक का जो आंसर है वह E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग फर्स्ट मेथड में यूज कर चुके हैं, सेम चीज वहाँ भी आया था रिजल्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन RHS ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा R1 R2 R3 से डिवाइड कर दें, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी VAB इक्वल टू E1 फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा E1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R3 R2 R3 कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन R1
प्लस सेकेंड टर्म में E1 R1 R3 है, उसमें डिवाइड कर देंगे R1 R2 R3 से, R1 R3 कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म में है E1 R2 प्लस E2 R1, यहाँ पर E2 यहाँ करेक्शन थोड़ा करना होगा, E1 मिस्टेक से E1 लिखा गया था सेकेंड टर्म में ही न्यूमरेटर में। E2 R1 इंटू R3 है, तो इस टर्म में R1 R2 R3 से डिवाइड करेंगे तो R1 R3 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2। सेकेंड टर्म में E2 R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3, तो R1 R3 कैंसिल हो जाएगा, तो E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई, अब इसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, R2 R3 बाई R1 R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3, तो दोनों टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3, तो क्या बचेगा इसमें R2 R3 को कैंसिल होगा तो 1 बाई R1 बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में क्या है R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 R2 R3 कैंसिल हो गया तो 1 बाई R2 बचेगा, 1 बाई R2, प्लस थर्ड टर्म में है क्या प्लस R1 R2 बाई R1 R2 है, उसमें भी डिवाइड करना है R1 R2 R3 से, तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई R3। आंसर, यह बुक का आंसर है, बुक में ही आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B दैट इज अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 VAB इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यह फिगर 32E12A दैट इज फर्स्ट सर्किट में पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। क्योंकि सेकंड जो सर्किट है फिगर 32E12B वह सिंगल सर्किट है, लेकिन फिर भी उसमें हम किरचॉफ लॉ का वोल्टेज रूल का यूज कर, जैसे यहाँ पर भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके हमने यह आंसर प्राप्त किया, जो अल्टरनेटिव मेथड है। फर्स्ट मेथड तो हमने यूज करके पहले ही ऑब्टेन कर लिया, लेकिन दोनों मेथड से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। थर्ड मेथड से भी किया जा सकता है, किरचॉफ जंक्शन रूल से भी, लेकिन वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर 32E12A दैट इज इन द फर्स्ट सर्किट। नाउ यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और मेश रूल और किरचॉफ सेकंड रूल इन फिगर 32E12B, यहाँ पर भी हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट किया है डायग्राम में, पहले ही उसे मैं बताया भी था। अब इसी डायग्राम का यूज करके यहाँ पर मतलब इसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन का इस डायग्राम में, मतलब फिगर 32E12B के डायग्राम में सर्किट में किरचॉफ सेकंड रूल का यूज कर हम माने वोल्टेज लॉ का यूज कर बोथ पॉइंट्स ए, जो लोअर पॉइंट ए है एंड अपर पॉइंट बी है जिसमें रेजिस्टेंस R3 कनेक्टेड है, तो उसमें फ्लो करने वाला करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू I मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ओम्स लॉ के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस बोथ पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में मालूम कर सकते हैं। तो नाउ इन फिगर इन अब सेकेंड सर्किट में भी पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेंगे इसी ढंग से। तो उसमें भी वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करना होगा, माने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हेल्प से हम कर रहे हैं। तो इन फिगर 32E12B यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ और मेश रूल इन क्लोज लूप 1 को इंसर्किल किया है, इसमें देखा जाए इन closed loop one we have। अब यहाँ भी पाथ हमने यहाँ पाथ कंसीडर कर दिया जाए करंट का, मैंने जो करंट का E1 सेल से करंट हमने I1 लिया है, तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी डायरेक्शन में पाथ बोथ लूप का लिया जाए एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी सेकेंड वाला में, फर्स्ट वाला में एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड वाला में सेल E2 से करंट I2 है इसी डायरेक्शन में, तो इसको क्लॉकवाइज, सेकेंड लूप में पाथ को क्लॉकवाइज एंड फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी पाथ हम यूज कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा जो बिग वर्टिकल लाइन वह पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है सेल का सिंबल में, जो स्मॉल लाइन है स्मॉल वर्टिकल लाइन वह नेगेटिव को शो करता है, उसको भी मैंने लिखा है माइनस प्लस। इन क्लोज लूप पे स्टार्ट किया जाए सेल्स, फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ E1 है, करंट इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन है, वोल्टेज गेन है यहाँ। तो ईएमएफ जो होगा इनिशियल जो वोल्टेज है नेगेटिव वाला है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज लो होगा, उसके बाद पॉजिटिव करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है, तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल का हाई होता है, लो माइनस हाई जो डिफरेंस होगा वह नेगेटिव होगा। तो सेल ईएमएफ जो होगा, जो सेल का ईएमएफ होगा क्लोज लूप 1 में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर -E1 शो कर सकते हैं, -E1 प्लस
अब यहाँ जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को सी सपोज कर लें, इधर राइट साइड में जो पॉइंट है डी, तो सी से सी पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ए के रेस्पेक्ट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। करंट का जो फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो सी ए ब्रांच में सी पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, ए नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो सी ए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है, पाथ के लॉन्ग करंट जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप है, पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल में ड्रॉप है। तो इनिशियल जो पोटेंशियल है सी पॉइंट का पॉजिटिव है, तो डी ए वाला का क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को घटाएंगे तो डिफरेंस जो पॉजिटिव ही आएगा। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इन रजिस्टर। तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस कितना R1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I1 इनटू R1 पॉजिटिव स्टिक किया जाए इस कन्वेंशन से। इसका रिवर्स कन्वेंशन भी हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे बुक्स में उस कन्वेंशन को भी यूज किया जाता है। I1 R1 को निगेटिव भी शो किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव है तो पोटेंशियल में फॉल हुआ तो उस आधार पर, और करंट सेल के निगेटिव से पॉजिटिव में गया तो पोटेंशियल गेन है, तो ईएमएफ को पॉजिटिव भी माना जाता है। तो अल्टरनेटिव जो कंसेप्शन है उसमें तो दोनों यूज किया जा सकता है, सेम रिजल्ट होगा। हमने इस कन्वेंशन को यूज किया है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जगह आप देखें बुक में भी, तो कंफ्यूज ना हो, कोई कन्वेंशन यूज किया जा सकता है। अब देखा जाए करंट अब I1 प्लस I2 मैंने रेजिस्टेंस R3 में करंट ए से बी की ओर जा रहा है, तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ए बी ब्रांच के लिए जो ए पॉइंट होगा वह पॉजिटिव, ए बी ब्रांच के लिए सी ए ब्रांच के लिए सी पॉजिटिव पोटेंशियल पर था तो ए नेगेटिव पर था, लेकिन ए बी ब्रांच के लिए ए पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा तो बी नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। यहाँ पर भी क्या है, उस कन्वेंशन को हम यूज कर रहे हैं कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, पाथ भी वही है। तो पोटेंशियल में ड्रॉप है, तो पोटेंशियल में ड्रॉप है तो इनिशियल जो वोल्टेज है पॉइंट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल पर है प्लस, और बाद का जो वोल्टेज है निगेटिव है तो वह कम है उससे, तो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इस कन्वेंशन का यूज करते हुए प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इज I1 प्लस I2 इनटू R3। I1 प्लस I2 को हमने क्या सपोज कर दिया I, तो प्लस यहाँ पर यूज कर लें I करंट इनटू रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 प्लस I2 ये I मल्टीप्लाइड बाय R3, एंड कन्वेंशन से हमने प्लस यूज किया है। एंड ऑल जो पोटेंशियल्स का जो सम होगा किसी क्लोज सर्किट और क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट और क्लोज लूप में जितने भी रेजिस्टर्स हैं और जितने भी सेल्स हैं तो उनका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। यहाँ पर भी जीरो हुआ। अब साइड चेंज कर दें तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को ये मान लिया जाए। इसी ढंग से अब सेकेंड लूप में भी हम यूज करेंगे, सेकेंड लूप में भी किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। रिजल्ट यहाँ पर सेम आएगा, VAB बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। सेम रिजल्ट भी यहाँ पे आएगा। E1 को R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, E2 को R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही ट्रीटमेंट करना है, सेम चीज। तो अब इन द क्लोज लूप 2 में यूज करें हम किरचॉफ सेकेंड रूल का यूजिंग KVL का यूज करेंगे। यहाँ पाथ हमने चूज किया है सेकेंड लूप का क्लॉकवाइज, जो पाथ है करंट का रेजिस्टेंस से होकर के, तो वह पाथ हमने क्लॉकवाइज सपोज किया है। तो इसमें अब देखें, अब करंट इसमें जो सेकेंड सेल है मतलब सेकेंड लूप में, तो उसमें निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर फिर पोटेंशियल गेन है, पोटेंशियल निगेटिव से पॉजिटिव मतलब करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल गेन है, पोटेंशियल में इंक्रीज है। तो सेल का ईएमएफ यहाँ पर पॉजिटिव, हम सपोज सेल का ईएमएफ जो होगा निगेटिव पहले है उसके बाद पॉजिटिव है, तो हमारा जो कन्वेंशन है उसमें निगेटिव वाला वैल्यू कम है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है। जो डिफरेंस होगा इनिशियल माइनस फाइनल वह क्या होगा, निगेटिव ही होगा इस कन्वेंशन से। तो E2 निगेटिव, सेल का ईएमएफ E2 माइनस E2। अब फिर यहाँ पर ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो करंट जो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ए बी ब्रांच में ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, बी निगेटिव पर होगा। अभी हमने देखा था फर्स्ट लूप में भी I1 प्लस I2 इंटू R3, जो R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 प्लस I2 इंटू R3, एंड I1 प्लस I2 कितना है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना है, I। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम माइनस I2 और प्लस I1 प्लस I2 I इंटू R3। अब फिर अब हम BD ब्रांच में आएंगे, करंट वापस आएगा BD में, यहाँ से I2 करंट I1 इसमें चल जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगा है, R2 है। एंड BD ब्रांच में भी करंट का जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो BD ब्रांच में B पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, D नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस, तो जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस
I2 इंटू R2 ये बराबर 0 है। फर्स्ट में क्या आया था, -I1 प्लस I1 -I1 इंटू -E1 प्लस I1 R1 प्लस I इंटू R3 था। I1 प्लस I2 बराबर I था, तो यहाँ R3 छूट गया है। R3 आप लोग यहाँ नोट कर लो, यहाँ पर करेक्शन थोड़ा करना है। तो E1 इक्वल टू इतना हो गया। यहाँ I इंटू R3 छूट गया था, तो R3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसमें R3 में जो R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 प्लस I2 इंटू R3। I1 प्लस I2 की जगह हमने I रखा था, यूज किया है I, एन इंटू R3 होगा। R3 छूट गया था, यहाँ करेक्शन कर लेना है। अब हमने E1 को साइड चेंज किया था, तो E1 बराबर I1 R1 प्लस I इंटू R3। ये इसको इक्वेशन को हमने ये मान लिया था, और यहाँ पर B आ गया। अब B आने का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप में आएगा, -E2 है, तो इसे भी साइड चेंज करें। देयरफॉर E2 इक्वल टू कितना हो गया, I R3 प्लस I2 R2, इक्वेशन B होगा। B हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर E1 में हम R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन A में R2 से बोथ साइड्स में, एंड 2 में क्या हो गया, R1 से कर लें, फिर वही रिजल्ट आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। I2 की जगह हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं कितना, I माइनस I1 प्लस I2 I है, तो I2 बराबर I माइनस I1। देयरफॉर E2 इक्वल टू I R3। और इनकी हम मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं। E2 इंटू R2 इक्वल टू I इंटू E2 इंटू R1। E2 में R1 से, मतलब इक्वेशन B में R1 से करना है और 1 में R2 से करना है। तो E2 इंटू R1 बराबर I इंटू R1 R3 प्लस I2 की जगह कितना हो गया, I माइनस I1। R2 तो है ही, R1 से मल्टीप्लाई करना है, R1 R2। तो B से ऑब्टेन हुआ ये इक्वेशन B को हमने इस रूप में लिखा। तो इसे भी 1 2 ही मान लिया जाए, E1 वाले को 1 ही मान लिया जाए, और इसे भी सेकेंड सर्किट में भी इसे भी 2 मान लिया जाए रोमन में। तो 2 से जो ऑब्टेन हुआ तो 2a हो गया, इक्वेशन 2a। बोथ साइड्स में I2 की जगह I माइनस I1 यूज करके, एंड बोथ साइड्स में R1 से मल्टीप्लाई करके। इसी रंग से इक्वेशन 1 को हम अब लिख सकते हैं, यहीं पर कर देता हूँ, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। E1 R2 बराबर है E1 R1 R2 प्लस I R3, एंड R2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 I R3 R2। I किसके जगह है, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो 1 हो गया, 1 से हमने ऑब्टेन किया तो 1a हो गया, जैसे यहाँ 2 से किया तो 2a हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 1a एंड 2a को, तो हमारा सेम रिजल्ट, मैंने I1 से मैंने I का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि I1 वाला जो टर्म है माइनस I1 R2 और यहाँ पर प्लस I1 R2, वह कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए, तो फिर वही रिजल्ट आएगा जो कि सर्किट 1 में आया था, फिगर 32E12A में आया था। तो एडिंग equations 1a and 2a we get I का वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगा, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है RHS में इक्वेशन 1a के, एंड क्या है, कौन सा टर्म पॉजिटिव है, I1 R1 R2। तो सेकेंड टर्म यहाँ बचेगा इक्वेशन 1a में, एंड इक्वेशन 2a में I1 माइनस I1 R2, तो उससे कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब इक्वेशन 1a का फर्स्ट टर्म से इक्वेशन 2a का जो लास्ट टर्म है, ब्रैकेट हटाने के बाद I R1 R2 माइनस I1 R1 R2, तो माइनस I1 R1 R2 वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड दोनों को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को E1 R2 प्लस E2 R1, एंड I कॉमन हो जाएगा। I1 जो इसमें बचेगा, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया इक्वेशन 1a का, तो सेकेंड टर्म बचेगा I R2 R3, एंड इक्वेशन 2a में 2 टर्म्स बचेंगे, I R1 R3 प्लस I R1 R2, तो I कॉमन हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2 वी गेट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I कॉमन करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन फिगर 32E12A में हम कर चुके हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, दोनों के LHS को ऐड करने के बाद 1a एंड 2a का, एंड डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म बच रहा है इसमें, इक्वेशन 1a का फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया, 2a के जो लास्ट टर्म है माइनस प्लस I1 R1 R2, और माइनस इक्वेशन 1a का फर्स्ट टर्म एंड इक्वेशन 2a का लास्ट टर्म माइनस I1 R1 R2 कैंसिल हो गया। तो बच जाएगा इसमें I R3 R2 R3,
तो डिवाइडेड बाई आई, उस टर्म को लिख लेते हैं, आई तो कॉमन है, तो R2 R3 प्लस इसमें इक्वेशन 2a का एलएचएस का फर्स्ट टर्म बच रहा है एलएचएस में, आई R1 R3, आई तो कॉमन ही है तो आई न्यूमरेटर में चला गया, प्लस R1 R3 प्लस जो थर्ड टर्म है उसमें आई R1 R2 यह बच रहा है तो आई कॉमन होकर न्यूमरेटर में है तो R1 R2 इतना आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर in the second circuit, that is figure 32 equal to, therefore PD between points A and B using Ohm's law is VAB is equal to I। करंट कितना है, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R3 कनेक्टेड है, इसमें करंट कितना है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I, उसका वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, ये इक्वेशन 3 हो गया, I का जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया जैसे 3, तो I इंटू R R3 ए बी ब्रांच में दोनों पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में फिगर 32E12B में भी रेजिस्टेंस R3 है, दोनों फिगर तो आइडेंटिकल है, I इंटू R3 एंड I का वैल्यू पुट कर, I का वैल्यू तो ऑब्टेन हो गया, ऊपर में ही है, एंड R3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 R2 प्लस E1 R2 R3 फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में प्लस E2 R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R3 R1 R3 R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई R1 R2 एंड R3 जैसा हमने किया, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, E1 बाई फाइनली आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 अपॉन R2, उसी ढंग से मैंने I का वैल्यू पुट करके यहाँ से 3 से इसमें एंड R3 से मल्टीप्लाई करके एंड R1 R2 R3 से न्यूमरेटर डिवाइड कर देंगे, तो ऐसा कर चुके हैं। तो फर्स्ट तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, E1 बाई R1 प्लस सेकेंड टर्म E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आंसर। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल का भी यूज कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी का भी सॉल्यूशन किया गया, पार्ट ए का पहले ही कर लिया था, हालांकि दोनों सेम सर्किट है, आइडेंटिकल सर्किट है, सेम रिजल्ट आया, लेकिन दोनों में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके हमने किया। इसके अलावा किरचॉफ जंक्शन रूल के हेल्प से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप लोग प्रूव कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि इसके बाद का जो प्रॉब्लम है उसको मैं किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल के हेल्प से सॉल्व करूंगा, तो उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। Problem 37 in the circuit shown in figure 32E13, E1 capital E1 is equal to 3 volt, E2 2 volt and E3 1 volt and a small R1 is equal to a small R2 is equal to a small R3 equals to 1 ohm. Find the potential difference between the points capital A and capital B and the current through each branch. इस प्रॉब्लम में 3 सेल्स जिनके EMFs E1 is equal to 3 volt, E2 is equal to 2 volt and E3 is equal to 3 volt, and इनके internal resistances a small R1, a small R2 and a small R3, each of the value 1 ohm। ये कनेक्टेड हैं फिगर 32E13 के सर्किट में। तो इस सर्किट के पॉइंट ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मालूम करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का उसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से। यहाँ स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R3 ईच का वैल्यू 1 ओम है, जो कि 3 सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंसेस के रूप में समझे जा सकते हैं, अंडरस्टूड किए जा सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स में इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर। जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, एंड 3 ईच ब्रांच से होकर के, मतलब अपर जो सेल है 3 वोल्ट का एंड उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में इसे हम अंदर समझें तो, या इसके बगल में जो रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, उसमें करंट का वैल्यू, फिर E2 इक्वल टू 2 वोल्ट के का सेल जिसके बगल में 1 ओम का रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, या उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस समझें तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा सेकेंड ब्रांच में, एंड थर्ड ब्रांच में क्या है, इसमें इस सर्किट के क्लोज लूप के थर्ड ब्रांच में जो थर्ड सेल है जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट है, E3 इक्वल टू 1 वोल्ट, एंड इसका जो बगल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R3 भी 1 ओम का है, तो इसमें कितना करंट होगा तीनों ब्रांचेज में वो मालूम करना है। तो सपोज करते हैं अपर ब्रांच में जो करंट है
उसमें करंट कितना है, सेल E1 से जो करंट है वो I1 है। सेल E1 कितना करंट देता है, I1। सेल E2 करंट कितना देता है, I2। एंड सेल E3 करंट देता है, I3। तो इसमें करंट I1 हो गया R1 से होकर के, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। एंड सेल E1 वाले ब्रांच में, एंड सेल E2 वाले ब्रांच में जिसका EMF E2 2 वोल्ट है, उसमें करंट I2, I1, I2। एंड जो थर्ड ब्रांच है, जो सबसे लोअर ब्रांच है, उसमें करंट कितना है, सेल E3 के द्वारा जो करंट है वो I3 है। R3 इक्वल टू 1 ओम का रेजिस्टेंस से होकर, तो I3 हो गया। तो I1, I2, I3 का वैल्यू मालूम करना है एंड A एंड B पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो इसे भी हम, जैसा कि मैंने बताया, थ्री सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मैंने इफेक्टिव EMF का फॉर्मूला यूज कर, वही इफेक्टिव EMF थ्री सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव EMF होगा वह पॉइंट ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड फिर करंट भी मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूला I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R का यूज कर, या किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल का यूज करके भी कर सकते हैं, जो हम करेंगे भी। एंड किरचॉफ सेकंड लॉ के हेल्प से भी कर सकते हैं, वोल्टेज रूल का यूज करके, जिसका यूज अभी मैंने किया प्रॉब्लम 36 में। तो यहाँ किरचॉफ फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल का यूज कर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेल्स का इफेक्टिव EMF का फॉर्मूला यूज कर, दोनों मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले किरचॉफ फर्स्ट रूल से इसे जंक्शन रूल का यूज करके सॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ पर पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बी पॉइंट जो है वह ऑल थ्री सेल्स का निगेटिव टर्मिनल का जो जंक्शन है उसके बगल में है। तो निगेटिव सेल का निगेटिव टर्मिनल जहाँ कनेक्टेड होगा वहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो बी का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ए का पोटेंशियल मालूम नहीं है, तो ए का पोटेंशियल हम x मालूम कर ले, x लिखते हैं। ए का पोटेंशियल कितना है, x है। तो ए के बगल का जो पॉइंट है, सेम लाइन, मतलब सेम वायर पर, सेम लाइन में, तो उसका भी पोटेंशियल x होगा। एंड ऑल जो फर्स्ट सेल जुड़ा है, फर्स्ट सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 1 ओम है, या समझे कि इसके बगल में जो रेजिस्टेंस है 1 ओम कनेक्टेड है, तो इसका जो लेफ्ट एंड है इस रेजिस्टेंस का, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम लाइन पर है, सेम वायर पर है, तो उसका भी पोटेंशियल x ही होगा, जो कि A का पोटेंशियल है। एंड फिर इसी लाइन में, इसी वायर पर जो थर्ड रेजिस्टेंस है, थर्ड सेल कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, या इंटरनल रेजिस्टेंस, चूंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो इसे इंटरनल रेजिस्टेंस समझा जा सकता है। या समझे कि कोई रेजिस्टेंस है तो उसका वैल्यू 1 ओम है, R3, तो उसका जो लेफ्ट एंड है वह भी कितना पोटेंशियल पर होगा, वह भी सेम लाइन में है, मतलब सेम वायर से कनेक्टेड है। जिस पॉइंट पर ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है x है, उसके बगल का पॉइंट का भी x है, तो इसका भी पोटेंशियल सेम लाइन में, सेम वायर पर है। तो सेम वायर पर जो और पॉइंट्स होंगे उसमें रेजिस्टेंसेस अगर नहीं कनेक्टेड हों तो सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो सभी का जो पोटेंशियल होगा x होगा, ऑल थ्री पॉइंट्स का। तो यूजिंग KCL, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज जंक्शन रूल, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। तो हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल x माना, तो ए पॉइंट के बगल में जो पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल x होगा, उसके ऊपर का जो पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल x होगा, नीचे का भी पोटेंशियल x होगा। एंड करंट 3 वोल्ट के सेल से करंट कितना है, I1 है। तो जंक्शन रूल से क्या होगा, I1 प्लस सेकेंड सेल से कितना करंट है, I2, और थर्ड सेल से करंट कितना है, I3 है। तीनों यहाँ पर आकर के मीट करता है। तो अलजेब्रिक सम जो करंट का होगा इस पॉइंट पर, यहाँ कोई पॉइंट हम सपोज कर लें D, ए के बगल का जो पॉइंट है D, तो वहाँ पर जंक्शन रूल अप्लाई करें तो तीनों करंट का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। Using KCL at point D, at the junction, कैपिटल D, जो कि ए के बगल में है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। और I1 करंट जो होगा, यूजिंग ओम्स लॉ, करंट I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और EMF, यहाँ सेल का EMF है पोटेंशियल डिफरेंस की जगह। तो E1, अब यहाँ पर जो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसके बगल का जो पॉइंट होगा, और रेजिस्टेंस R1 है, तो कहने का मतलब है कि इससे कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 है, और ये जो पॉइंट होगा वह भी कितना होगा, 3 वोल्ट पर होगा। पॉजिटिव टर्मिनल के बगल में जो पॉइंट होगा 3 वोल्ट पर होगा, और इधर कितना होगा, 0 होगा, निगेटिव टर्मिनल 0 पर। यहाँ पर भी सेकेंड सेल के लिए भी पॉजिटिव टर्मिनल के बगल का पॉइंट जो जहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2 1 ओम,
या 2 वोल्ट पर होगा। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है 2 वोल्ट है। तो इस बगल का जो पॉइंट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में जो पॉइंट होगा उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, R2 इज द वन रेजिस्टेंस के राइट में जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल का 0 होगा। एंड फिर सेल, थर्ड सेल है उसके बगल का भी लेफ्ट का, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का, इस सेल 3 का ईएमएफ कितना है, E3 इक्वल टू 1 वोल्ट है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के बगल में लेफ्ट में जो पॉइंट होगा एंड रेजिस्टर R3 वैल्यू 1 ओम के राइट में जो पॉइंट होगा एंड इसके पॉजिटिव टर्मिनल के लेफ्ट में थर्ड सेल का, इसका भी पोटेंशियल कितना है, E3 इक्वल टू 1 है, 1 वोल्ट इसका भी होगा पोटेंशियल। एंड जो पॉइंट्स हैं, लेफ्ट में जो पॉइंट है D है, इस पॉइंट, इसका नाम अपर में जो पॉइंट, अपर पॉइंट है सबसे ऊपर, उसको A मान लेते हैं। एंड जो सबसे लोअर पॉइंट है उसका पॉइंट N, उस पॉइंट को N सपोज कर लेते हैं, सपोज N। एंड जो मिड पॉइंट है जिसका भी पोटेंशियल A के पोटेंशियल के बराबर होगा, सेम लाइन में है, सेम वायर पर है, तो X होगा। तो इसका भी N का भी पोटेंशियल X, जो लोअर पॉइंट है इस थर्ड ब्रांच में जो है, थर्ड ब्रांच में जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में, उसका पोटेंशियल माने पॉइंट N है तो वो भी एक्सपोनेंशियल पर होगा। M है, जो M पॉइंट है सबसे अपर, माने अपर ब्रांच में जो पॉइंट है, मतलब लेफ्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट जो पॉइंट है सबसे बाईं साइड में, बाईं ओर का जो पॉइंट है, कैपिटल M सपोज किया, उसका भी पोटेंशियल X है। अब इसमें जो करंट होगा रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस 3 वोल्ट है और यहाँ कितना है, X है, इस बार माने M पॉइंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का 3 माइनस X डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो I1 हो गया कितना, पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस कितना हो गया, 3 माइनस कैपिटल X, कैपिटल X अननोन है, तो 3 माइनस कैपिटल X डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 कितना है, 1 ओम है। अभी R1 लिख लेते हैं सेकंड स्टेप में, उसको हम वैल्यू पुट करेंगे R1 का, फिर R2 का, R3 का। अब I2 करंट किसमें है, सेकंड सेल से जो करंट I2 है, तो जो सेकंड रजिस्टर है 1 ओम का, R2 इक्वल टू 1 ओम, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 यहाँ का पोटेंशियल है, इसके मतलब 1 ओम के जो राइट पॉइंट है, और जो सेकंड सेल है उसके लेफ्ट में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके बगल का पॉइंट 2 वोल्ट पर होगा, जितना सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का जितना ईएमएफ है। तो 2 वोल्ट एंड D पॉइंट का जो 1 ओम के लेफ्ट में जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना होगा, D का पोटेंशियल कितना होगा, X होगा। तो 2 माइनस करंट हो गया सेल, मतलब रेजिस्टेंस R2 से, जो करंट सेल से E2 मतलब सेकंड सेल से आ रहा है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, उससे I2 कितना हो गया, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 माइनस X डिवाइडेड बाय R2 प्लस I3 क्या हो गया, करंट थ्रू बैटरी सेल, थर्ड बैटरी ऑफ ईएमएफ E3 इक्वल टू 1 वोल्ट। एंड इससे कनेक्टेड है 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल, जिसका वैल्यू कितना है, R3 स्मॉल r3 इक्वल टू 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, R3 के राइट में जो थर्ड बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, थर्ड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। तो उसके लेफ्ट में पॉजिटिव टर्मिनल का पॉइंट, पॉजिटिव थर्ड बैटरी के लेफ्ट में जो पॉइंट होगा एंड रेजिस्टेंस R3 के राइट में, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 1 वोल्ट है, नेगेटिव टर्मिनल का तो 0 सपोज किया जाता है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा और X यहाँ पर एंड पॉइंट का भी पोटेंशियल X है, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस X, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, करंट का वैल्यू होगा। तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस X अपॉन R3 इक्वल टू 0। R1 R2 R3 थ्री रेजिस्टेंसेस का वैल्यू कितना, वैल्यू है 1 ओम, और 3 माइनस X अपॉन 1 प्लस 2 माइनस X अपॉन 1 प्लस 1 माइनस X अपॉन 1 बराबर 0। और X का वैल्यू आ जाएगा, जिसका पोटेंशियल मालूम करना था, A पॉइंट का पोटेंशियल, B का पोटेंशियल होगा तो A का भी पोटेंशियल वही होगा। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 एंड माइनस X, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 1 1 है, तो सभी तो 3 माइनस X प्लस 2 माइनस X प्लस 1 माइनस X बराबर 0। X माइनस X माइनस 3X, तो 6 माइनस 3X बराबर 0 और 3X बराबर 6। देयरफॉर X इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D और कैपिटल A इज 6/3। X इक्वल टू 3X बराबर 6, तो X इक्वल टू 6/3 दैट इज 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल A पॉइंट का कितना हो गया, D पॉइंट का पोटेंशियल आ गया X, तो A पॉइंट बगल में ही है सेम वायर पर, तो उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। एंड B पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, क्योंकि वहां पर B पॉइंट के बगल में बैटरी के थ्री बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन है, तो 0 पोटेंशियल पर होगा। तो B का पोटेंशियल भी उसी वायर पर है, उसी लाइन में है, उसका भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is equal to potential of A minus potential of B
दैट इज 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, पोटेंशियल ऑफ ए 2 वोल्ट आ गया। तो 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 2 वोल्ट हो गया। करंट भी हम निकाल लेंगे, करंट तो I1 I2 I2 I3 ओम्स लॉ से निकल जाएगा, अभी हमने यूज भी किया था उस फॉर्मूले का। देयरफॉर एक्स तो आ गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल, एम और एन सभी का कितना आ गया, एक्स इक्वल टू माने सपोज किए थे 2 वोल्ट आ गया। तो इसलिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू पॉइंट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बराबर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी बराबर 2 वोल्ट। देयरफॉर पीडी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज VAB बराबर पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए 2 वोल्ट ऑब्टेन किया, पोटेंशियल ऑफ बी डायग्राम से 0, देयरफॉर 2 वोल्ट आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी आ गया 2 वोल्ट। अब हमको करंट मालूम करना है ऑल 3 रेजिस्टेंसेस में, 1 ओम R1 R2 R3। सो यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 दैट इज I1 बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस बटा R1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ 3 वोल्ट है, मैंने R1 के मतलब R1 जो 1 ओम का रेजिस्टेंस इसके राइट जो पॉइंट है, जो सेल का मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के बगल में जो पॉइंट है उसका 3 वोल्ट है। तो 3 माइनस पॉइंट जो पॉइंट एम का जो पोटेंशियल है वह कितना है, 2 वोल्ट आया। तो 3 माइनस 2 अपॉन R1, R1 कितना है 1, दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1 एम्पियर आंसर। एंड I2 इक्वल्स टू, I2 क्या हो गया, R2 के क्रॉस जो करंट है I2, तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है D का पोटेंशियल 0, D का पोटेंशियल x है, x अभी 2 लाए तो 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 अपॉन R2 कितना हो गया 1, और इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट मतलब R2 के राइट में जो पॉइंट है, सेकेंड सेल 2 वोल्ट का सेल के बगल में जो पॉइंट है तो उसका भी पोटेंशियल 2 पर ही होगा, कितना होगा 2 वोल्ट ही होगा। और डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है 1 ओम से जो कनेक्टेड पॉइंट है मिडल पार्ट में, तो लेफ्ट पॉइंट कितना है डी है, उसका पोटेंशियल एक्स है। तो 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 2 ही है, 2 माइनस एक्स अपॉन R2 का वैल्यू 1 ओम है, तो 2 माइनस 2 बटा 1 दैट इज 0, कोई करंट नहीं, 0 एम्पियर। एंड I3 करंट थ्रू थर्ड रेजिस्टेंस of R3 equal to 1 ohm connected to third cell, E3 equal to 1 volt। तो क्या हो जाएगा, EMF जो 1 ohm के राइट में जो थर्ड सेक्शन है इसका, थर्ड ब्रांच, उसमें जो थर्ड सेल है 1 वोल्ट का, E3 equal to 1 वोल्ट, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के बगल का जो पॉइंट है वो भी 1 वोल्ट पोटेंशियल पर होगा। और एक्स जो पोटेंशियल है वो कितना है, माने एन पॉइंट का पोटेंशियल भी एक्स है, एक्स का वैल्यू हमने 2 वोल्ट ऑब्टेन किया है अभी। तो देयरफॉर इट इज 1 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस R3 का वैल्यू कितना होगा 1 ओम है थर्ड रेजिस्टेंस का, तो 1 एक्स का वैल्यू भी कितना है 2 वोल्ट है, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू 2 और R3 1 है, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1/1 माइनस 1 एम्पियर आंसर। तो करंट्स भी हो गए R1 R2 R3 से होकर के जो करंट्स के वैल्यूज हैं उसका भी वैल्यू उन 3 करंट्स के वैल्यूज भी ऑब्टेन कर लिए गए। 1 एम्पियर, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 0 एंड I3 इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। इस प्रकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया गया यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल, और किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है KCL से। इसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल से भी किया जा सकता है, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। लेकिन अब इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक अनदर मेथड से। वह मेथड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स का जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव ईएमएफ का, उसका यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो 3 सेल्स का पैरेलल कनेक्शन है क्योंकि ईएमएफ दिए हुए हैं 3 वोल्ट E1 E2 2 वोल्ट एंड E3 1 वोल्ट एंड R1 R2 R3 स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 है। तो इन्हें इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में अगर ट्रीट किया जाए तो
अल्टरनेटिव सेकेंड मेथड और अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे। इसके अलावा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो 3 सेल्स का पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई इफेक्टिव इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 सेल्स। ईएमएफ ई इफेक्टिव इक्वल टू E1 अपॉन R1, E1 फर्स्ट सेल का ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन के लिए इसी ढंग से किया जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। E1 बाई R1, E1 कितना है? E1 3 है, 3 वोल्ट है, R1 1 है, 3 बाई 1 प्लस E2 बाई R2 है। इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स के लिए ई इफेक्टिव, और ई इफेक्टिव ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 3 बाई E1 बाई R1, 3 बाई 1, E2 बाई R2, 2 बाई R2 कितना हो गया? R2 जो सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है या बगल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2, उसका वैल्यू भी 1 ओम है। तो 2 बाई 1 प्लस E3 थर्ड सेल का ईएमएफ E3 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 जिसे बगल में कनेक्ट दिखाया गया है, तो वह भी 1 है, अपॉन 1 बाई नीचे क्या हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2, माने 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, ईच 1 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऊपर में 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 बाई नीचे डिनोमिनेटर में 3 दैट इज 2 वोल्ट हो गया, दैट इज 2 वोल्ट। टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स ई इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो गया? 2 वोल्ट। और यह ई इफेक्टिव क्या होगा? अब तीनों सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ है वह सिंगल सेल के रूप में यूज करेगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये VAB, माने यही इफेक्टिव ईएमएफ 3 सेल्स का पैरेलल कनेक्शन का वह पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का हो जाएगा, जो कि 2 वोल्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इस मेथड से भी, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स का फार्मूला, इफेक्टिव ईएमएफ का फार्मूला यूज कर। अब करंट मालूम करना है 3 सेल्स से, वो भी करंट 3 सेल्स से या 3 सेल्स से या माने 3 ब्रांचेज में जो करंट्स हैं, फर्स्ट सेल से कितना करंट है I1, सेकंड सेल से I2 है, थर्ड सेल से I3 है, या तीनों रेजिस्टेंसेस से जो करंट है वो भी मालूम कर सकते हैं। कहे तो कितना हो जाएगा करंट? फार्मूला यहाँ पर I बराबर, यहाँ पर सेल का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू E माइनस IR। वहां से करंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं करंट के लिए फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला I इक्वल टू E माइनस कैपिटल E माइनस V अपॉन R। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है, कैपिटल M ईएमएफ है इस सेल का, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में? कॉमन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा फर्स्ट सेल 3 वोल्ट के सेल के क्रॉस भी कितना हो जाएगा? फर्स्ट माने अपर पार्ट में 2 वोल्ट होगा, मिडिल पार्ट में 2 वोल्ट होगा, एंड राइट जो लोअर पार्ट है, जो सबसे थर्ड पार्ट है, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो थर्ड सेल है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पूरे कॉम्बिनेशन का, मतलब थर्ड पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बोथ थिंग्स के बीच में 2 वोल्ट का होगा। तो V तो यहाँ पर कॉमन है, V तो 2 वोल्ट होगा। सेल का ईएमएफ अलग अलग है, तो I1 जो करंट होगा फर्स्ट सेल से, I1 बराबर E1 माइनस V बटा डिवाइडेड बाई R1। तो E1 कितना है? E1 है 3 वोल्ट, फर्स्ट सेल का ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉमन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट आया है ए एंड बी के बीच में, जो कि इफेक्टिव ईएमएफ है 3 सेल्स के पैरेलल कनेक्शन का, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए बोथ पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में होगा। तो 3 माइनस 3 तो ईएमएफ हो गया फर्स्ट सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना है? रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 है। तो 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 बटा 1 दैट इज 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर, आंसर 1 एम्पियर अभी भी आया था। इसके पहले हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल के हेल्प से किया था, तो वहां पर भी आया था 1 एम्पियर, आंसर हो गया ये। अब करंट फ्रॉम द सेकंड सेल और सेकंड पार्ट, सेकंड ब्रांच ऑफ द सर्किट
I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 सेल E2 सेकेंड सेल इसका ईएमएफ E2 है, तो जो सिंबल बुक में यूज किया गया है कैपिटल E1, तो वो यूज कर रहे हैं। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, करंट थ्रू सेकेंड सेल I2 E2 माइनस V अपॉन R2। E2 कितना है, 2 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए एंड बी पॉइंट का, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। E इफेक्टिव है टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 सेल्स एंड ईच रजिस्टर, मतलब ईच ब्रांच के दोनों इंच के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पैरेलल कनेक्शन में कॉमन होता है, सेम होता है। तो V जो है 2 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में। R2 कितना है, 1 है, तो 2 माइनस 2 E2 माइनस V। I2 इक्वल टू करंट थ्रू द सेकंड सेल और करंट इन सेकंड ब्रांच ऑफ दिस सर्किट इज E2 माइनस V अपॉन R2, दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन 1, दैट इज 0/1 0। तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द सेकंड ब्रांच ऑफ द सर्किट। सेकंड लूप में, सेकंड ब्रांच में, सेकंड पार्ट जो सर्किट का सेकंड ब्रांच है, जिसमें कि 2 वोल्ट का बैटरी का 2 वोल्ट ईएमएफ का बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, या बगल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया गया है R2 इक्वल टू 1 ओम का है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड करंट थ्रो थर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट और करंट इन थर्ड ब्रांच ऑफ दिस लूप इज I3 इक्वल टू यूजिंग द फार्मूला E3 माइनस V अपॉन R3। E3 हो गया कितना, 1, E3 1 वोल्ट है थर्ड सेल का ईएमएफ, एंड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का, और इस सेल के माने इस थर्ड ब्रांच, इस सर्किट के क्लोज सर्किट के थर्ड ब्रांच के इंड्स के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कॉमन होगा 2 वोल्ट ही होगा, जो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो E3 इक्वल टू 1 वोल्ट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस 2 अपॉन R3 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 बटा 1, दैट इज माइनस 1। I3 इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर आंसर। I3 इक्वल टू आ गया कितना, माइनस 1 एम्पियर। Therefore current through third cell of EMF T3 is equal to 1 volt, और current in the third branch is minus 1 एम्पियर। माइनस 1 एम्पियर, माइनस 1 का मतलब क्या हो गया कि हमने तो सपोज किया है निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होगा इसमें वह पॉजिटिव से I3 का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन 2 मेथड से हमने किया, किरचॉफ्स जंक्शन रूल से एंड फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स में इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर। इसके साथ ही यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।